हेलो फ्रेंड, टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस का क्लास देखेंगे, जो कि एवरीडे देखते हैं। हर एक टॉपिक एक एक टॉपिक रोज़ देखते हैं। तो आज हम लोग प्रेशर ग्रुप के बारे में देखेंगे। कहीं कहीं पे इसको इंटरेस्ट ग्रुप भी कहा जाता है। तो उसी के बारे में देखेंगे, हित समूह या दबाव समूह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको दबाव समूह क्यों कहा जाता है या हित समूह क्यों कहा जाता है? तो दबाव समूह क्योंकि ये दबाव डालते हैं किस पर? सरकार पर, ताकि वो अपने कार्यों को उचित तरीके से करा सकें। ये यदि सरकार निरंकुश हो रही है, तानाशाह हो रही हो तो उस पर रोका जा सके, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। तो ये सभी दबाव समूह होते हैं। अलग अलग दबाव समूह आपने देखा होगा। एवरीडे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे अभी अग्निवीर परीक्षा योजना जो चली थी, अग्निवीर, उसमें छात्र संघ ने उपद्रव किया था, तो वो एक दबाव समूह छात्र संघ का हो सकता है। किसानों का, किसान जो बिल आया था उसमें किसान दबाव समूह, किसान का अपना अपना होता है। व्यापारियों का अपना होता है दबाव समूह। तो अलग अलग दबाव समूह आपको एवरीडे एग्जाम्पल में देखने को मिलते हैं। तो इसको हित समूह और दबाव समूह क्यों कहा जाता है? स्पेशली इसमें दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि यूएसए के लोग इसको हित समूह से ही कहते हैं या लॉबिंग कहते हैं, और जो यूके के लोग हैं इसको दबाव समूह के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग देशों के अलग अलग महाद्वीपों में, जैसे यूएसए के लोग इसको हित समूह ही कहते हैं, कभी भी दबाव समूह का रूप नहीं देते हैं। आगे देख लेते हैं अलग अलग राइटरों ने क्या क्या नाम दिया है। जैसे फाइनर ने आपको, तो फाइनर ने इसको गुमनाम साम्राज्य तृतीय सदन कहा है। तो तृतीय सदन या गुमनाम साम्राज्य कहा है, क्योंकि एक सदन हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। तो ये आपके जो हैं ये आपको नीतियों का निर्माण करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन इसका जो छिपा हुआ होता है वो होता है तृतीय सदन, जो कि दबाव समूह होता है। जैसे बीजेपी का अपना एक आरएसएस है, तो उसके द्वारा कार्य संचालित होता है। हालांकि जो नियम कानून बनते हैं, जिस पे ठप्पा लगता है, विधि बनता है, वो सभी एक संवैधानिक तौर तरीके से होता है, सरकार के द्वारा होता है। लेकिन इसके पीछे जो काम चलता है वो अलग अलग दबाव समूह का चलता है। तो इसलिए इसको तृतीय सदन का भी नाम दिया गया है। साथ में जेके गाल्ब्रेथ के अनुसार इसको प्रतिसंतुलनकारी शक्ति भी कहा गया है। प्रतिसंतुलनकारी शक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि सरकार तानाशाही हो रही है, निरंकुशता हो रही है, किसी की ओर अधिक झुकाव हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी ये काम करता है दबाव समूह। इसलिए इसको कहा जाता है प्रतिसंतुलनकारी शक्ति। तो जे के गाल्ब्रेथ ने इसको प्रतिसंतुलनकारी शक्ति कहा है। अलग अलग लेखकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अब देखते हैं पहले समूह किसे कहते हैं, इसके बाद दबाव समूह के बारे में देखेंगे। पूरा का पूरा डिटेल वीडियो होगा, सब कुछ, इसके दोष क्या है, इसके उपाय क्या है, लाभ क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, तो सबके बारे में देखेंगे। तो समूह किसे कहते हैं? तो जब आप सभी को पता होगा कि विचार में भिन्नता होता है, हर एक व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने विचार अपने अपने व्यक्त करने का भी विचार होता है। लेकिन जब इनके विचारों में क्या होता है, समानता होता है। तो यही होता है क्या, जब एक समान विचार वाले व्यक्ति अपने हितों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक समान विचार होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग विचार होगा तो समूह में खुद ही संघर्ष होता रहेगा। तो जब एक समान विचार वाले व्यक्ति अपने हितों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाकर उद्देश्यों या लक्ष्यों को क्या करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो उनका उद्देश्य है, जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, या सरकार से उसको मनवाना चाहते हैं या बदलवाना चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, तब इसी संगठित संघ को क्या कहते हैं हम लोग? समूह कहते हैं। और यही समूह जाके दबाव समूह कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको पूरा का पूरा डिफिनीशन पता होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि पीसीएस में तो डिफिनीशन भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि दबाव समूह किसे कहा जाता है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है। तो डिफिनीशन तो एक दो याद ही होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, माइनर बीनर के अनुसार शब्दों में क्या कहा गया है दबाव समूह को। तो इनके शब्दों में देखते हैं। तो दबाव समूह से तात्पर्य ऐच्छिक रूप से, तो ऐच्छिक रूप से गठित होना। तो दबाव समूह से तात्पर्य ऐच्छिक रूप से संगठित ऐसे समुदाय से है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर, तो प्रशासन से ये बाहर रहते हैं दबाव समूह। इनका प्रशासन से कुछ लेना देना नहीं रहता है, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं रहता है, चुनाव से कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन
मनोनयन तथा सार्वजनिक नीति के निर्माण, तो जो भी नीति निर्माण होता है उसको भी ये लोग प्रभावित करते हैं। तो सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है दबाव समूह। किसके अनुसार? तो विनर के अनुसार। अलग एक देखते हैं परिभाषा, वो क्या है? तो दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है, तो दबाव समूह जिनका विचार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, उद्देश्य भी सेम होना चाहिए, एक ही उद्देश्य रहता है उनका। जैसे किसानों का एक ही उद्देश्य क्या? किसी से नीतियाँ जो भी आए वो उनके हित में हो, तो वो अपना अपना समूह होता है। व्यापारियों का अलग समूह होता है, छात्रों का अपना अलग से समूह होता है। तो दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं, सिर्फ अपने हितों को, ना कि सार्वजनिक हित को। जो उनके सदस्य हैं, जो उनका संघ है, जैसे किसान का संघ है तो किसान अपने हित का बारे में बात करेंगे, तो अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उसकी प्रतिरक्षा करते हैं, अर्थात सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है दबाव समूह। आगे देखते हैं दबाव समूह के लक्षण क्या क्या हैं। तो दबाव समूह के लक्षण में सबसे पहला है सीमित उद्देश्य। इनका क्या होता है? एक सीमित उद्देश्य होता है। तो सार्वजनिक हित के स्थान पे, जैसे आपके राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, तो ये क्या करते हैं? सार्वजनिक हित करते हैं। लेकिन जो दबाव समूह होते हैं वो अपना हित चाहते हैं, ना कि सार्वजनिक हित। तो सार्वजनिक हित के स्थान पर अपने सदस्यों का हित या कल्याण चाहते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के बाद वे स्वतः समाप्त हो जाएंगे या तो निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे आपका राजनीतिक दल है जो वो अस्थायी बना रहता है, लेकिन ये आप लोग अंतर भी लिख सकते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह में। तो जो राजनीतिक दल होते हैं क्या होते हैं? एक सार्वजनिक हित करते हैं और एक अस्थायी रूप से संचालित होते हैं, संवैधानिक रूप से कार्य करते हैं। लेकिन जो आपके दबाव समूह होते हैं वो क्या करते हैं? सार्वजनिक हित के स्थान पर निजी हित, अपने हित को बढ़ावा देते हैं, अपने हित का कल्याण करते हैं और अपने हित या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद वह स्वतः या तो समाप्त हो जाएंगे या तो निष्क्रिय हो जाएंगे, मतलब कार्यशील नहीं रहेंगे। तो ये होते हैं उनका सीमित उद्देश्य। अगला पॉइंट क्या है? दबाव समूह का जो संगठन होता है वो औपचारिक भी हो सकता है, तो औपचारिक भी होता है, अर्ध औपचारिक होता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से होता है। जैसे आपके जो राजनीतिक दल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? औपचारिक रूप से गठित होते हैं, संगठित होते हैं, लेकिन ये तीनों तरीके से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सीमित सदस्यता। ये कैसे हो सकता है सीमित सदस्यता? तो राजनीतिक दल में तो बहुत ही सदस्य होते हैं, बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जो आपका दबाव समूह होता है वो सीमित सदस्यता, किसी एक विशेष वर्ग में। जैसे आपका किसान का संघ है, छात्र संघ है, कोई व्यापार संघ है, तो उसमें यह नहीं कि व्यापार संघ में आप छात्र भी जा रहे हैं, किसान संघ में आपके छात्र भी जा रहे हैं, व्यापारी भी जा रहे हैं, वकील भी जा रहे हैं, तो ये नहीं, इनका एक क्या होता है? सीमित सदस्यता होता है। जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो सदस्यता है वो मात्र श्रमिक वर्ग से ही प्राप्त होता है। तो अखिल भारतीय, जैसे विश्व हिंदू परिषद हुआ, ऐसे नहीं कि उसमें कोई भी शामिल हो जाए, जाके कोई मुसलमान भी जाके शामिल हो जाए, कोई अलग सदस्य, तो एक सीमित सदस्यता होती है। जैसे छात्र संघ में क्या होता है कि छात्र ही लोग ही शामिल होते हैं। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल देखा था क्या, अग्निवीर जो योजना आई थी उसमें छात्र लोगों ने कितना आगजनी किया था, भारतीय संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया था, तो ये एक असंवैधानिक तरीका था। नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। तो इनका भी एक लक्षण है, ये जो होते हैं दबाव समूह कभी कभी तो संवैधानिक तरीके से करते हैं, कभी कभी क्या अक्सर तो असंवैधानिक तरीके से ही अपना काम करते हैं। जैसे संवैधानिक में शांतिपूर्ण ढंग से, तो शांतिपूर्वक धरना देना, ये संवैधानिक तरीका है। अपनी बातों को सरकार तक उचित तरीके से पहुंचाना, ये भी संवैधानिक है। लेकिन असंवैधानिक में धमकी दे देना, हड़ताल कर देना, डराना, निर्वाचन के लिए धन दे देना, हत्या करना, हिंसा करना, आगजनी करना, तो ये सब असंवैधानिक तरीके हैं। अगला पॉइंट है शासन एवं विधानमंडल से बाहर। तो ये जो आपके दबाव समूह होते हैं, प्रेशर जो ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं? शासन से भी बाहर होते हैं और विधानमंडल से बाहर होते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से बाहर होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बाहर होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से। जैसे बीजेपी जुड़ा है किससे? आरएसएस से, कांग्रेस भी अपना अलग से जुड़ा है। तो सब चीज़ों का क्या होता है? अपना अपना जुड़ा होता है किसी दल से। तो शासन एवं विधानमंडल से बाहर, ना ही शासन में भाग लेते हैं ये लोग, ना चुनाव में भाग लेते हैं, ना इच्छा ही रखते हैं, ना ही विधानमंडल में आना चाहते हैं।
तो इनका इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं मतलब होता, अप्रत्यक्ष रूप से ये क्या करते हैं, चुनावी बांड देते हैं, किसी को भी धन देते हैं, किसी राजनीतिक दल को जो उनके सामूहिक हित करे उनको खड़ा करने का ये अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो इनका क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से योगदान जरूर होता है। नेक्स्ट है संगठित या असंगठित स्वरूप। तो संगठित भी होता है, कभी कभी असंगठित स्वरूप होता है। जैसे इसीलिए क्या फाइनल ने कहा क्या, इसे अज्ञात साम्राज्य, ये एक अज्ञात साम्राज्य, गुमनाम साम्राज्य है, इसे कहते हैं संगठित या असंगठित स्वरूप भी हो सकता है। नेक्स्ट है दबाव समूह पूंजीवादी राष्ट्रों और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिक फलीफूरते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, अभिव्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा फली फूलते हैं, ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। कहाँ पर, पूंजीवाद राष्ट्रों और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दबाव समूह के उदय का कारण क्या है, कैसे उदय हुए दबाव समूह, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में तो दबाव समूह बहुत पहले स्वतंत्रता पूर्व से चला आ रहा है कि दबाव समूह 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसका उद्देश्य ही मेन था ब्रिटिश को हटाना, साम्राज्य को अपने विस्तार करना। तो वो अलग अलग दबाव समूह उसी समय से आए। गांधी जी ने अपना भी असहयोग कुछ आंदोलन जो किया वो भी एक दबाव समूह के रूप में ही था। जैसे ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी आया, वो भी दबाव समूह था। अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये सभी अपने अपने क्या स्वतंत्रता पूर्व से भी दबाव समूह देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन उदय का कारण क्या हुआ, तो औद्योगिक सभ्यता का विकास, नए नए उद्योग आए, अलग अलग पेशा हुआ, अलग अलग कारखाने सुने। तो दबाव समूह का उद्देश्य तो अपना ही हित करना होता है। जैसे कोई किसी किसान वर्ग का है, कोई उद्योग वर्ग में काम कर रहा है, तो उद्योग से ही वो अपना ही सिर्फ हित करने के लिए दबाव समूह बनाएगा। तो औद्योगिक विकास से अलग अलग पेशा तैयार और अलग अलग पेशों का जन्म हुआ, कारखानों का जन्म हुआ, उद्योगों का जन्म हुआ। तो अलग अलग इससे क्या हुए, दबाव समूह अपने अपने रूप में प्रकट हुए, अपने अपने रूप में आए। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है राज्यों के कार्यों में वृद्धि हुई। जब औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक हुआ, तो राज्यों के कार्यों में वृद्धि हुई, अलग अलग राज्य में अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं चली, तो उसके लिए भी अलग अलग दबाव समूह आपके सामने आए। नेक्स्ट है लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप। ये पहले हमने देख लिया कि लोकतंत्र में दबाव समूह क्या होते हैं, भली पूर्वक क्या करते हैं, फल और फूलते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का व्यावसायिक स्वरूप। तो राजनीतिक दलों का व्यावसायिक स्वरूप सार्वजनिक हित करते हैं और किसी विशेष वर्ग का नहीं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी विशेष वर्ग का क्या करते हैं, वो हित नहीं करते हैं, वो हमेशा सार्वजनिक हित करते हैं। तो विशेष वर्ग का हित कराने के लिए अलग अलग वर्ग को लोग क्या करें, अपना अपना दबाव समूह बनाएं, तो इसके लिए भी है। इसके बाद है पारदर्शिक निर्वाचन प्रणाली। तो निर्वाचन प्रणाली की वजह से भी दबाव समूह का उदय हुआ, क्योंकि एक जाति या एक विशेष जाति अपने ही वो क्या चाहेगा कि हमारे ही जाति का कोई व्यक्ति क्या हो, चुनाव में खड़ा हो। तो अलग अलग जो चुनाव के मुद्दे होते हैं तो उससे भी दबाव समूह का क्या हुआ, उदय हुआ। नेक्स्ट देते हैं दबाव समूह के साधन तथा तरीके। दबाव समूह कैसे कार्य करते हैं, उनका साधन क्या है, उसके तरीके क्या हैं, तो इसको देखते हैं एक एक करके। एक संगठन में होकर कार्य करते हैं दबाव समूह। पहली बात, एक संगठन में, ना कि कोई एक व्यक्ति ही दबाव समूह। तो एक व्यक्ति से कुछ सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब एक संगठित होकर एक संगठन का रूप लेते हैं, संगठित होकर किसी बात को रखते हैं, तो सरकार उस पर ध्यान देती है। तो एक संगठन में होकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सामूहिक प्रचार करते हैं, तो सामूहिक प्रचार करते हैं। साथ में पत्रिकाएं के जरिए भी क्या करते हैं, वो लोग संगठित करते हैं, समर्थन करते हैं, जन समर्थन प्राप्त करते हैं। पत्र और पत्रिका के जरिए लोगों तक ये अपनी बातों को पहुंचाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़े, जन समर्थन प्राप्त हो, ताकि अपनी बातें ये सरकार तक रख सकें। राजनीतिक दलों के अंदर क्रियाशील रहते हैं, तो राजनीतिक दलों के अंदर भी ये क्रियाशील रहते हैं। राजनीतिक दलों को क्या करते हैं, फंडिंग करते रहते हैं। तो ये अलग तरीके से भी ये एक तरह से क्रियाशील रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भी भाग लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर जिनका जैसे कोई भी दबाव समूह है जहाँ पर उनका ज़्यादा वर्चस्व है, तो वहाँ पर वो प्रभावी करेंगे। हड़ताल और प्रदर्शनी के माध्यम से भी ये अपना क्या करते हैं, दबाव समूह अपना साधन तरीका अपनाते हैं। हड़ताल और प्रदर्शनी के हिसाब से हिंसा का भी ये रूप करके हिंसा को भी अपना आधार बनाकर दबाव समूह अपने तरीके अपनाते हैं। साथ में अहिंसा सबने अवज्ञा, तो अहिंसा के जरिए भी दबाव समूह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गांधी जी ने किया था, नमक कानून तोड़ा था, तो वो भी एक दबाव बनाकर ही काम किया गया था। साथ में जैसे आपको पर्यावरण को बचाने के लिए कोई दबाव समूह बना रहा है, वो सार्वजनिक हित के लिए है, ना कि स्वयं के हित के लिए। जैसे मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बरगुड़ा जोशी ने क्या किया,
बांध के लिए, पर्यावरण के लिए, पेड़ों को काटने न काटने के लिए। तो ये क्या है, जन कल्याण के लिए दबाव समूह। तो ये अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों को प्रकाशित करके। तो सरकार के सामने आंकड़ों को प्रकाशित करके भी ये अपना क्या करते हैं, इस तरीके को भी अपनाते हैं। अब देखते हैं दबाव समूह के कार्य क्या हैं। तो दबाव समूह के कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दबाव समूह का महत्व आज इतना बढ़ गया है, क्योंकि दबाव समूह का महत्व तो हर जगह है। तो दबाव समूह का महत्व आज इतना बढ़ गया है कि कहीं तो इसे क्या कहते हैं, शासक निर्माता कहा जाता है। तो कहीं कहीं इसको शासक निर्माता कहा जाता है, कहीं कहीं विधानमंडल के पीछे विधानमंडल, और कहीं कहीं तृतीय सदन भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीक़ों से जाना जाता है, क्योंकि ये राजनीति को या सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभावित करता है, साथ में प्रत्यक्ष रूप से करता ही है। अब कार्य देखते हैं कि क्या है। तो शासन की तानाशाही से जनता की रक्षा करना, कि सरकार या शासन क्या हो, निरंकुश ना हो, तानाशाह ना हो, केंद्रीकरण ना हो, इसको रोकने के लिए दबाव समूह का होना अति आवश्यक है। तो ये इसका कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शासन की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने का प्रयास करना। तो उनकी जो नीतियां हैं और कानून हैं उसको प्रभावित करने के लिए भी दबाव समूह कार्य करता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक अधिकारियों का पर निगरानी रखना। तो सार्वजनिक अधिकारी किस रूप में कार्य कर रहे हैं, या जनता, जैसे जनता अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है, तो जनता और अधिकारियों के बीच एक कड़ी का काम भी करते हैं दबाव समूह। तो ये सार्वजनिक अधिकारियों पर निगरानी रखते हैं। नेक्स्ट है समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तो समाज के अलग अलग वर्गों के बीच क्या करते हैं, सामंजस्य भी स्थापित करने का कार्य करते हैं। निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के चयन में हस्तक्षेप करते हैं। तो निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार हैं उनमें भी हस्तक्षेप करते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग, जैसे किसी के धार्मिक, कोई मान लीजिए धार्मिक वो बन गया है, दबाव बन गया है, दबाव समूह बना है धार्मिक के तरीके से, जाति के तरीके से बना हुआ है, तो वो कहाँ कहाँ पर कितना दबाव समूह का इफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे भी निर्वाचन के अपने अपने इफेक्ट पड़ते हैं। कौन से राजनीतिक दल का कौन सा नेता खड़ा होगा किस एरिए में, तो उस पर भी ये प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह का वर्गीकरण। भारत में कितने कितने प्रकार के दबाव समूह होते हैं। तो देखते हैं कि पहला है आपका इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, जिसे कहते हैं संस्थानात्मक दबाव समूह। तो ये हमेशा क्या होता है, एक औपचारिक संगठन होता है, ना कि अनौपचारिक, जैसे नौकरशाही, सेना, राजनीतिक दल। तो ये भी दबाव समूह के रूप में आते हैं। ये अपने हित के साथ साथ सार्वजनिक हित का भी कल्याण करते हैं। तो सार्वजनिक हित भी करते हैं, जैसे आपका हो गया कांग्रेस कार्य समिति, केंद्रीय चुनाव समिति। तो ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है। सेकेंड आपका है एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, यानी कि समुदायात्मक प्रेशर ग्रुप, जैसे हो गया श्रमिक संघ हो गया, छात्र संघ हो गया, व्यापार संघ हो गया, कर्मचारी संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया। तो ये सभी क्या है, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है। नेक्स्ट आपका है नॉन एसोसिएशनल, यानी कि असमुदायात्मक प्रेशर ग्रुप। तो ये अनौपचारिक रूप से ये होते हैं, सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय होते हैं। तो ये सांप्रदायिक होंगे या तो धार्मिक समुदाय होंगे, जैसे मुस्लिम मजलिस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, भाषावादी समुदाय, जातिवादी समुदाय, संस्कृतवादी समुदाय। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दबाव समूह के दोष क्या हैं। तो दबाव समूह का दोष क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दबाव समूह जो होते हैं वो क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देते हैं, जो कि राष्ट्र हित में नहीं होता है। तो जो कि राष्ट्र हित में नहीं होता है, तो ये इसका एक विशेष गुण है, एक विशेष दोष है ये। दबाव समूह संकीर्ण विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनका स्वयं का हित होता है, ना कि सार्वजनिक हित होता है। तो वो एक संकीर्ण विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। जाति, समुदाय, धर्म को बढ़ावा देते हैं। यदि जाति से रिलेटेड, किसी जाति से, किसी धर्म से रिलेटेड जो दबाव समूह है, तो वो उस धर्म विशेष को बढ़ावा देता है। तो ये भी एक इसके दोष हैं। हिंसा करते हैं दबाव समूह, कई अलग अलग जो दबाव समूह होते हैं जो अनौपचारिक रूप से होते हैं, असंगठित होते हैं, वो हिंसा करते हैं, अनशन करते हैं, हड़ताल करते हैं, आगजनी करते हैं आदि, जिससे क्या होता है, एक संवैधानिक तरीके से काम नहीं करते हैं। इससे जान माल की हानि तो होती है, साथ में व्यक्तियों को भी ये परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये भी एक क्या है, इसका दोष है। विदेशी सहायता से भी ये प्रभावित होते हैं, फंडिंग के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है दबाव समूह रिश्वत और धन लेकर। तो रिश्वत भी देते हैं, किसको, विधायकों को देकर क्या करती हैं, अपनी नीतियों को प्रभावित कर देते हैं ये लोग। तो दबाव समूह रिश्वत और धन देकर विदेश, किसको, विधायकों को, विधायक जो होते हैं उनको अपनी ओर कर लेते हैं और अपने हित में नीति बनवाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है दबाव समूह का।
नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों द्वारा अचानक काम बंद कर दिए। मान लीजिए व्यापारिक क्या है, तो व्यापारिक मान लीजिए दबाव समूह है, उन्होंने हड़ताल कर दिया, काम बंद कर दिया, तो इससे परेशानी किसको होगी? शासन प्रशासन में तो परेशानी होगी, साथ में जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये भी एक दबाव समूह का क्या है, दोष है। राष्ट्रीय हित को खतरा हो सकता है, आपस में संघर्ष करते रहते हैं। कभी कभी जो आपस में दबाव समूह होते हैं वो आपस में ही संघर्ष कर लेते हैं, एक दूसरा दबाव समूह दूसरे दबाव समूह से। तो ये भी क्या है, राष्ट्रीय हित के लिए क्या है, खतरा है, राष्ट्र के संप्रभुता, अखंडता, एकता के लिए खतरा है। नेक्स्ट है इसके उपाय क्या है? इसके उपाय क्या है? तो दबाव समूह को आवश्यक रूप से पंजीकृत कराना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए दबाव समूह का। कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए कि क्या क्या कार्य हुआ उसके लिए। आय व्यय का लेखा जोखा होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। सदस्यों की संख्या का वितरण भी प्रकाशित होना चाहिए कि कितने सदस्य किस दबाव समूह में हैं, कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। दबाव समूह का संवैधानिक तरीका होना चाहिए, कुछ संविधान उनके लिए भी होना चाहिए अलग से। और अनुचित कार्यों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, ये कठोर प्रावधान भी होना चाहिए। तो ये थे दबाव समूह का पूरा डिटेल वीडियो। इसकी प्रासंगिक क्या है आप लोग सोचिएगा, वर्तमान समय में ये प्रासंगिक क्यों है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।